नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, बीए पार्ट 2 पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत हम अनुसूची के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अनुसूची क्या होती है और उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अनुसूची का पूर्व परीक्षण किस प्रकार किया जाता है और उसके द्वारा तथ्यों का संकलन हम कैसे करते हैं। तो इन सब बातों की हम पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, जो अनुसूची भाग 2 है, इसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में अनुसूची के उपयोग या लाभ क्या क्या हैं और अनुसूची की सीमाएं क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, हम पहले अनुसूची के लाभों को देखेंगे। जो सबसे पहला एडवांटेज अनुसूची का है वह है इट इज़ यूज़फुल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स, अर्थात ये सभी प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए उपयोगी होती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनुसूची में हम अनुसंधानकर्ता जो होता है वह उत्तरदाता से आमने सामने की स्थिति में प्रश्नों की एक सूची में से एक एक करके प्रश्न पूछता है और जो उत्तरदाता द्वारा दिए जाते हैं उनको अंकित करता है। तो चूँकि उत्तरों को अंकित करने का काम स्वयं अनुसंधानकर्ता करता है, इसलिए यह अनुसूची हम शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए तो प्रयोग में ला ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा उत्तरदाता अशिक्षित है या कम शिक्षित है तो भी हम अनुसूची के माध्यम से उससे तथ्य संकलित कर सकते हैं। इसलिए ख़ास तौर से जब हमारे उत्तरदाता सामान्य व्यक्ति होते हैं या सामान्य लोग होते हैं, जिनमें से कुछ कम पढ़े लिखे या कुछ अशिक्षित भी हो सकते हैं, तब अन्य की तुलना में अनुसूची ही सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि हो जाती है तथ्य का संकलन करने के लिए। और इसलिए हम ये मानते हैं कि यह सभी प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। अनुसूची का जो दूसरा लाभ है वह यह है कि इट इज़ यूज़फुल फॉर एक्सटेंसिव इन डेप्थ स्टडीज़। अनुसूची उन स्थितियों में भी उपयोगी होती है जब हम किसी विषय का बहुत ही विस्तृत और गहन अध्ययन करना चाहते हों। विस्तृत से मेरा तात्पर्य यह है कि हम किसी घटना के विविध पक्षों, कई पक्षों का अध्ययन करना चाहते हों और हर पक्ष का बहुत गहराई के साथ अध्ययन करना चाहते हों। उस स्थिति में भी अनुसूची कुछ सीमा तक उपयोगी हो सकती है। यदि हम प्रश्नावली से तुलना करें तो हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। प्रश्नावली आप सभी जानते हैं, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे हम उत्तरदाताओं को डाक द्वारा या ईमेल के द्वारा भेज देते हैं और वे उसका उत्तर भरकर हमें लौटाते हैं। तो अगर कोई इन डेप्थ स्टडी हम प्रश्नावली के माध्यम से करना चाहें तो प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में जो हमारे उत्तरदाता होते हैं उनके लिए बहुत लंबी प्रश्नावली के उत्तर भरना थोड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है और प्रायः फिर उनमें प्रश्नावली भरने में अरुचि हो जाती है। और इसी कारण जो रिस्पॉन्स रेट होती है, जो प्रत्युत्तर की दर है, अर्थात भरी हुई प्रश्नावलियों के लौट के आने की जो दर है वह कम हो जाती है। इसके विपरीत अनुसूची में हम चूँकि अपने उत्तरदाताओं से आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछते हैं तो हम उनसे और उन्हें स्वयं उनके उत्तर नहीं लिखने होते हैं। इस कारण उत्तरदाता आराम से हमसे बातचीत करता है और हम उससे बहुत से पूरक प्रश्न, बहुत से प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं विषय के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इस दृष्टि से अनुसूची प्रश्नावली की तुलना में अधिक उपयोगी होती है। तीसरी जो विशेषता है वह यह है कि इट अलाउज द रिसर्चर टू ऑब्जर्व नॉट जस्ट व्हाट इज़ बीइंग सेड बट ऑल्सो हाउ इट इज़ बीइंग सेड। एक और लाभ जो अनुसूची का होता है प्रश्नावली की तुलना में वह यह है कि प्रश्नावली को हम डाक के द्वारा चूँकि भेज देते हैं तो हम वहाँ उपस्थित नहीं होते जब उत्तरदाता अपने उत्तर हमें दे रहा होता है, लेकिन अनुसूची में हम अपने
उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होते हैं और न केवल यह देख पाते हैं कि वह क्या उत्तर दे रहा है, बल्कि यह भी देख पाते हैं कि वह कैसे उत्तर दे रहा है, उसकी भाव भंगिमाएँ क्या हैं, उसका टोन क्या है, उसके आसपास का परिवेश क्या है। तो इन सारी बातों को एक साथ जब हम देखते हैं तो हमें स्वतः ही जो वह कह रहा है उसका सत्यापन करने में कुछ हद तक मदद मिलती है और इस कारण हम ज़्यादा विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है जो प्रश्नावली की तुलना में अनुसूची में देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगली विशेषता है वह यह है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल इन कंपैरेटिव स्टडीज़, यानी तुलनात्मक अध्ययनों में भी अनुसूची बहुत उपयोगी होती है। और वह इसलिए क्योंकि अनुसूची का जब हम उपयोग करते हैं तो प्रश्नों का क्रम और प्रश्नों की भाषा सभी उत्तरदाताओं के लिए एक सी रहती है, हम उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें अपने उत्तरदाताओं के बीच या उत्तरदाताओं के समूह के बीच किसी प्रकार की तुलना करनी हो तो वह भी संभव होती है, क्योंकि हमारी जो अनुसूची है, जो प्रश्न है, वो सभी के लिए एक समान होते हैं। तो हम पारस्परिक तुलना भी कर सकते हैं। और जो अंतिम लाभ है अनुसूची का वह यह है कि इट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ सैम्पलिंग एरर, यानी यह निदर्शन की त्रुटि से भी हमें बचाता है। निदर्शन त्रुटि आप सभी जानते हैं। निदर्शन त्रुटि का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हमारे निदर्श में है वह उत्तर न देकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्तर दे दिया जाए। यह जो संभावना है यह प्रश्नावली में हमेशा विद्यमान रहती है, क्योंकि प्रश्नावली हम डाक से भेज देते हैं या ईमेल के माध्यम से भेज देते हैं या गूगल फॉर्म्स के माध्यम से भेजते हैं। तो होता क्या है कि हमारा उत्तरदाता, यद्यपि हम उससे आग्रह तो करते हैं कि वह स्वयं ही उस प्रश्नावली को भरे, लेकिन वह कतिपय कारणों से स्वयं न भरकर किन्हीं अन्य व्यक्तियों से, अपने मित्रों से, संबंधियों से, अपने सहकर्मियों से, किसी से भी वह प्रश्नावली भरवा सकता है। तो वास्तव में हम जिसे अपने उत्तरदाता का विचार समझ रहे हैं वह हमारे उत्तरदाता का विचार न हो करके किसी अन्य का विचार हो सकता है। और विचार जो है वह व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति के व्यवसाय, व्यक्ति की पृष्ठभूमि, इसके अनुसार बदल सकते हैं। तो इसलिए जब हम वास्तव में हमें जो सूचना मिल रही है वह हमारे उत्तरदाता की नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की है, और ऐसी स्थिति में हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, वे गलत हो सकते हैं, उनमें अभिनति आ सकती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम सैम्पलिंग एरर को, निदर्शन त्रुटि को मिनिमाइज़ करें, उसे नियंत्रित करें। अनुसूची में ये समस्या बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हम अपने उत्तरदाता से आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछ रहे होते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति के जवाब देने की संभावना लगभग शून्य होती है और हमें उसी व्यक्ति की सूचनाएं प्राप्त हो रही होती हैं जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं, अर्थात जो हमारे निदर्श में सम्मिलित होता है। तो इसलिए अनुसूची के प्रयोग में सैम्पलिंग एरर की संभावना 0 होती है, निदर्शन त्रुटि की संभावना 0 होती है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण लाभ जो जुड़ा हुआ है कि चूँकि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होता है तो उत्तरदाता का पूरा ध्यान उत्तर देने में ही केंद्रित होता है, उसे वह अन्य किसी कार्य को साथ साथ नहीं कर सकता। जबकि प्रश्नावली में, चूँकि प्रश्नावली वह स्वयं भरता है, वह अपने घर में टीवी देखते हुए, रेडियो सुनते हुए या अन्य मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या परिवार के लोगों के साथ बैठे हुए उस प्रश्नावली को भर सकता है, तो उसका ध्यान जो है वह बटा हुआ हो सकता है। लेकिन अनुसूची में ऐसा नहीं होता है। अनुसूची में उसका पूरा ध्यान साक्षात्कारकर्ता और उसके प्रश्नों पर होता है, तो इसलिए वह ज़्यादा गंभीरता के साथ अपने विचारों को प्रकट करता है। तो ये सब लाभ हैं जो तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में अनुसूची में होते हैं। लेकिन अनुसूची के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, कुछ उसकी सीमाएं भी हैं। हम उन सीमाओं को भी अब देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, जो सबसे बड़ी समस्या अनुसूची के साथ है वह यह है कि इट इज़ एन एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑफन अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक।
तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अनुसूची के अंतर्गत हमें अपने उत्तरदाताओं से व्यक्तिशः संपर्क करना पड़ता है और आमने सामने की स्थिति में बैठकर उनसे प्रश्न पूछने होते हैं। तो और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब हम अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करते हैं तो वो पहली बार में ही हमें उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार हमें 2 या 3 बार अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करना होता है और सूचनाएं प्राप्त करनी होती। तो इस दृष्टि से यह थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें समय ज़्यादा लगता है। और अगर हमारे उत्तरदाता भौगोलिक रूप से विस्तृत हों, कई शहरों में या कई ज़िलों में या कई राज्यों में फैले हुए हों, तब तो और भी ज़्यादा समय लगने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा चूँकि हमें व्यक्तिशः अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करना पड़ता है, तो उसमें धन भी ज़्यादा लगता है, हमारे संसाधन भी ज़्यादा व्यय होते हैं और इस कारण यह एक बहुत ही महंगी प्रविधि है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम उत्तरदाताओं के साथ जो बातचीत करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, उसका मैनुअल अंकन न करके हम पूरे प्रोसेस की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसमें और भी ज़्यादा धन व्यय होने की संभावना होती है। तो यह विधि अत्यधिक महंगी विधि है और अत्यधिक समय लगने वाली विधि है। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और यदि हमारे पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर अनुसूची उपयोगी नहीं होती है। अनुसूची की जो दूसरी सीमा है वह यह है कि इट इज़ अ वेरी इनफ्लेक्सिबल टेक्निक एज द वर्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन इज़ फिक्स्ड। जो दूसरी प्रॉब्लम अनुसूची के साथ है वो यह है कि हम इसमें न तो भाषा में किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं प्रश्नों की, न उनके क्रम में किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं, न हम नए प्रश्न जोड़ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने उत्तरदाताओं से मिल रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो किसी शब्द को नहीं समझ पा रहे होते हैं या प्रश्न के भाव को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं और कई बार वो अपूर्ण सूचनाएं दे रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ और प्रश्न जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम प्रश्नों की न तो शब्दावली बदल सकते हैं और न ही प्रश्नों का क्रम बदल सकते हैं, तो कई बार हमें सही या संपूर्ण सूचना प्राप्त करने में कठिनाई हो जाती है। और गुडेन, हैट, यंग और अन्य जो रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके बारे में हम यह कह सकें कि सभी इसको एक ही ढंग से समझेंगे। तो यह एक समस्या है जो कि अनुसूची के साथ होती है। लेकिन एक दक्ष अनुसंधानकर्ता या एक बहुत ही कुशल इंटरव्यूअर या साक्षात्कारकर्ता इस समस्या को अपनी समझदारी से हैंडल कर सकता है और पूर्व परीक्षण के दौरान वो ये देख सकता है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको उत्तरदाता ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको उत्तरदाता नहीं समझ पा रहे हैं, या कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें प्रति प्रश्नों की या पूरक प्रश्नों की ज़रूरत है। तो वो बहुत समझदारी के साथ प्रश्नों का निर्माण करता है और कोशिश करता है कि वो इस तरह से प्रश्न पूछे कि उसे पूर्ण जानकारी सभी से प्राप्त हो जाए। तो कुछ हद तक यह जो समस्या है वह अनुसूची के या अनुसंधानकर्ता के की कौशल पर, उसकी ट्रेनिंग पर, उसके प्रशिक्षण पर और उसके अपनी योग्यता पर भी निर्भर करता है। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग एरर। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण समस्या है जो अनुसूची के साथ हो सकती है। रिकॉर्डिंग एरर का मतलब ये है अंकन की त्रुटि। कई बार होता ये है कि जब हम अपने उत्तरदाताओं से बातचीत कर रहे होते हैं तो कई बार कोई महत्वपूर्ण सूचना अंकित होने से रह जाती है, मानवीय त्रुटि के कारण कोई सूचना अंकित होने से रह जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको उत्तरदाता कोई बात कहता है जिसे उसने अपने ढंग से अपने बात को कहा, लेकिन हमने उस बात को एक अलग रूप में समझा। तो कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की समस्या के कारण भी कई बार त्रुटि हो सकती है। और कई बार अंकन के प्रोसेस में, अंकन करने की प्रक्रिया में जो अनुसंधान करता है वह गलत अंकन कर सकता है। तो मानवीय पक्ष भी है इसका और संप्रेषण वाली समस्या भी है। तो इन दोनों ही कारणों से कई बार अंकन में त्रुटि हो जाती है और उससे हमारे रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं।
लेकिन इस समस्या को डील करने के लिए एक तरीका यह है कि हम पूरे प्रोसेस की रिकॉर्डिंग कर लें, उसका चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें या चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें दो समस्याएं हैं, एक तो उसमें धन ज़्यादा चाहिए, बजट ज़्यादा चाहिएगा, और दूसरी जो समस्या होती है वो यह है कि कई बार हमारे उत्तरदाता ही इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उनके इंटरव्यू की या उनके वार्तालाप की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाए। तो ये दो समस्याएं हैं जो कि अंकन की त्रुटि के संबंध में ज़रूर विद्यमान है अनुसूची में, लेकिन यह भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और अगर अनुसंधान कर्ता एकाग्रचित होकर के ध्यान से इस संबंध में, अंकन के संबंध में कार्य करे तो इस समस्या से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और अंत में जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि द सक्सेस ऑफ शेड्यूल एज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन डिपेंड्स ऑन द पेशेंस एंड स्किल ऑफ द रिसर्चर। तो अनुसूची एक सफल प्रविधि होगी या नहीं, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो अनुसंधान करता है वह कितना कुशल है। जितना अधिक कुशल अनुसंधान करता होगा उतना ही बेहतर ढंग से वह अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन कर पाएगा। अपने उत्तरदाताओं से उचित सौहार्द स्थापित करना, एक रैपो स्टैब्लिश करना, अंकन की त्रुटि से बचना और प्रश्नों में जो एक लचीलेपन की ज़रूरत है उसको पहले से ही भांप कर एक अच्छी अनुसूची तैयार करना, ये सब एक दक्ष अनुसंधानकर्ता की विशेषताएं होती हैं। तो अगर हमारा अनुसंधानकर्ता दक्ष है, वो उसका अपनी इस क्राफ्ट पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, मास्टरी है, उस स्थिति में तो अनुसूची एक उपयोगी प्रविधि हो सकती है। लेकिन अगर हमारा अनुसंधानकर्ता थोड़ा नया है, जिसे हम कहते हैं कि जो बहुत प्रशिक्षित नहीं है या जो बहुत योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई बार अनुसूची का प्रयोग थोड़ा रिस्की हो जाता है और अनुसूची से जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं वह अविश्वसनीय हो सकती हैं या उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो सकती है। तो एक टूल के रूप में अनुसूची बहुत कुछ जो अनुसंधान करता है उसकी अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता पर निर्भर करती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये जाना है कि एक तथ्य संकलन की प्रविधि के रूप में अनुसूची के लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं। अनुसूची के संबंध में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी और जो सामग्री इस संबंध में आपको प्रदान की गई है वो आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।